हेलो दोस्तों, मैं रोहित देवांगन, सहायक प्राध्यापक खैरागढ़, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कारखाना अधिनियम के बारे में अध्ययन करते हैं। संक्षिप्त नाम: कारखाना अधिनियम 1948 इसका संक्षिप्त नाम है। इसे इसी नाम से जाना जाता है। विस्तार: कारखाना अधिनियम 1948 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है, जम्मू कश्मीर सहित। लागू कब हुआ? यह अधिनियम 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ। यह पारित हुआ था 23 सितंबर 1948 को और लागू हुआ 1 अप्रैल 1949 को। तो दोस्तों, आवश्यकता क्यों पड़ी कारखाना अधिनियम बनाने की, इसके बारे में देखते हैं। औद्योगिक क्रांति के पश्चात उद्योगों का तेज़ी से विकास हुआ, विस्तार हुआ। भारत में औद्योगिक क्रांति आने के उपरांत कारखाना स्थापित होने लगे। इसमें अधिक से अधिक श्रमिक लोग काम करने गए और उद्योगों का तेज़ी से विकास हुआ। इस कारण अगला है श्रमिक वर्ग का उदय। जब नए नए उद्योग कारखाने स्थापित हुए तो उसमें नए नए श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। वयस्क श्रमिक, किशोर, बच्चे सभी काम करने लगे। तो इनके हितों की रक्षा के लिए कारखाना अधिनियम का स्थापित किया जाना आवश्यक हो गया। अगला है श्रम पूंजी में संघर्ष। उद्योगों की स्थापना के साथ पूंजीपति वर्ग आगे आए, उद्योग स्थापित किए और जब उद्योग की स्थापना हुई तो श्रमिक लोग अपनी रोजी रोटी के लिए, काम करने के लिए कारखानों में गए। श्रमिक चाहते हैं कि उनको अधिक से अधिक मजदूरी मिले और पूंजीपति वर्ग जो पूंजी लगाते हैं या स्वामी जिसको कहते हैं, वो चाहता है उनको अधिक से अधिक लाभ हो। तो दोनों के हितों में जब टकराव हुआ तो उसकी टकराव से उद्योग को बचाने के लिए और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कारखाना अधिनियम स्थापित किया जाना आवश्यक हो गया। अगला है नियोजकों का सेवा शर्तों में एकाधिकार या परमाधिकार। नियोजक जो होते हैं, जो श्रमिकों की भर्ती करते हैं, अपने कारखानों में, उद्योगों में काम लेते हैं, वो उनका एकाधिकार रहता है कि वो अपनी सेवा शर्तें जैसा भी हो मजदूरों के ऊपर थोप दे। मजदूर मजबूर होते हैं क्योंकि उनको रोजी रोटी की चिंता रहती है, किसी प्रकार से सेवा शर्तों में सौदेबाजी नहीं कर पाते। अगला है श्रमिकों में सौदेबाजी का अभाव। ये इसी पॉइंट के अंतर्गत आ गया। अब देखते हैं उद्देश्य। कारखाना अधिनियम स्थापित करने के उद्देश्य क्या थे? अत्यधिक कार्य तथा श्रम की अस्वास्थ्यकर दशाओं या संकटपूर्ण दशाओं के कारण श्रमिकों को हानि होने लगी। कर्मचारियों, विशेष करके अल्पवयस्कों को और दुर्बलों को स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए कारखाना अधिनियम स्थापित किया जाना आवश्यक रहा। इस एक्ट के अनुसार कल कारखानों की स्थापना, उनका संचालन तथा कार्य चलने की व्यवस्था होती है। इस अधिनियम में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। इसका उद्देश्य कारखानों की अनियमित वृद्धि को रोकना रहा है। कारखानों की अंधाधुंध वृद्धि ना हो सके, श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके और जो पूंजीपति वर्ग हैं, जो स्वामी हैं, जो पूंजी लगाते हैं, उनके हितों की भी रक्षा हो सके। यही इसका उद्देश्य है। परिभाषाएं देखते हैं कुछ। पहला है वयस्क। तो वयस्क कौन कहलाएगा? वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वयस्क कहलाता है। 18 वर्ष अथवा उससे अधिक, और उससे 18 वर्ष से जो कम आयु का है वो वयस्क के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं किशोर। एक व्यक्ति जो अपनी उम्र के 15वें वर्ष को पूर्ण कर चुका है किंतु 18 वर्ष का नहीं हुआ है, 18 वर्ष पूर्ण नहीं किया है, वो किशोर कहलाएगा। अर्थात 15 वर्ष से 18 वर्ष आयु के बीच का व्यक्ति। तीसरा है बच्चा। एक व्यक्ति जो अपनी उम्र के 15वें वर्ष पूरा नहीं किया है, बच्चा कहलाएगा।
अल्पव्यय कहलाएगा। अब देखते हैं कार्यक्षेत्र। कारखाना अधिनियम कहाँ लागू होता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला, ऐसा कोई भी संस्थान जिसमें 10 या अधिक श्रमिक नियुक्त हों और जिसमें उत्पादन कार्य बिजली की सहायता से होता हो। कोई भी उद्योग, फैक्ट्री जहां कम से कम 10 व्यक्ति कार्य करते हों और उत्पादन कार्य पावर की सहायता से अथवा बिजली के माध्यम से होता हो, वहां पर कारखाना अधिनियम 1948 लागू होता है। दूसरा, ऐसा कोई भी संस्थान जिसमें 10 या अधिक श्रमिक कार्य करते हों, नियुक्त हों और जिसमें उत्पादन कार्य बिजली की सहायता से ना होता हो। ये पहला जो पॉइंट देखे उसके विपरीत है। पहले में क्या देखे, जहाँ उत्पादन कार्य बिजली की सहायता से होता हो या पावर की सहायता से होता हो। यहाँ पर कम से कम 10 श्रमिक कार्यरत हों, नियोजित हों और उसमें उत्पादन कार्य बिजली की सहायता से ना होता हो तो भी वो वहाँ कारखाना अधिनियम 1948 लागू होगा। तीसरा, ऐसा कोई भी कार्यशाला जिसमें कारीगरों की संख्या ऊपर बताई गई अर्थात संख्या 10 से कम हो और जब ऐसी कार्यशाला को राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत कारखाना घोषित किया हो। राज्य सरकार ने उस प्रतिष्ठान को कारखाना घोषित कर दिया है जिसमें विनियोजित श्रमिकों की संख्या 10 से कम है तो भी वह वहाँ पर कारखाना अधिनियम लागू होगा, क्योंकि सरकार को यह अधिकार है कि वह अधिनियम या उसके किसी धारा को पूरी तरह से उपयोग में ला सकता है। तो ये राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का विशेष अधिकार है। अब देखते हैं कारखाना अधिनियम 1948 के प्रमुख प्रावधान। प्रावधानों में पहला आता है स्वच्छता। इसके अंतर्गत हम 3 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण। तो पहले देखते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अंतर्गत फैक्ट्री में काम करने वालों की सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए फैक्ट्री की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, गंदगी ना हो, कार्य का वातावरण अच्छा हो, इसमें सफाई के उचित प्रबंध होना चाहिए। 4 महीने में एक बार फैक्ट्री की दीवारों पर सफेदी होनी चाहिए। प्रत्येक 4 महीने में कम से कम एक बार फैक्ट्री की पुताई होना चाहिए, चाहे वो चूना से हो, चाहे डिस्टेम्पर से हो अथवा जो भी हो, सफेदी होना अनिवार्य है। कम जगह पर अधिक वर्कर्स को नहीं लगाना जाना चाहिए। जगह कम हो और वहाँ पर बहुत से श्रमिकों को एक साथ काम करने के लिए छोड़ दिया जाए, यहाँ ये गलत है। तो जगह के हिसाब से वर्कर्स को लगाया जाना चाहिए। रोशनी, बिजली और पीने के पानी का उचित प्रबंध होना चाहिए। कार्यस्थल में या कारखाना में पर्याप्त प्रकाश हो, बिजली हो और पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। साफ सुथरे शौचालय का उचित प्रबंध होना चाहिए। किसी भी कारखाना में, फैक्ट्री में साफ सुथरे शौचालय का प्रबंध होना चाहिए ताकि उनको आवश्यकता पड़ने पर परेशानी न हो। कारखानों में रोशनदानों का उचित प्रबंध होना चाहिए ताकि कारखाने का गर्म हवा बाहर निकल सके और अंदर की गर्मी बाहर जा सके। दूसरा देखते हैं सुरक्षा। फैक्ट्री में सुरक्षा का उचित प्रबंध होना चाहिए। बड़ी बड़ी मशीनों की फेंसिंग की जानी चाहिए। फेंसिंग अर्थात होता है तार कांटे अथवा तार का सुरक्षा घेरा, ताकि कोई भी श्रमिक कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त ना हो। बड़ी बड़ी मशीनों पर छोटे बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। छोटे बच्चे जल्दी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, इसलिए बड़ी मशीनों पर छोटे बच्चों को, अल्पवयस्कों को कार्य पर नहीं लगाना चाहिए। सुरक्षा बिंदु में अगला आता है आग बुझाने का पूरा इंतजाम होना चाहिए। कारखाना में यदि किसी कारण से आग लग जाती है तो अलार्म की व्यवस्था होना चाहिए, अग्निशमन यंत्र का उपलब्ध होना चाहिए, आग बुझाने के लिए रेत, पानी आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है कल्याण। इसके अंतर्गत
मजदूरों की सुविधाओं का प्रबंध होना चाहिए। उनके लिए कैंटीन होना चाहिए ताकि विश्राम के समय में जाके अपना चाय पानी बिस्कुट जलपान आदि कर सकें। उनके उठने बैठने के लिए उचित स्थान होना चाहिए ताकि उनको आराम मिल सके। प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था होना चाहिए। कार्य के दौरान श्रमिकों को थोड़ी बहुत चोट आती रहती है, उनकी प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी पीने तथा नहाने धोने का उचित प्रबंध होना चाहिए। कारखाना में कार्यस्थल में पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए और नहाने आदि के लिए जल की व्यवस्था होना चाहिए। जहाँ महिला वर्कर्स हैं वहाँ उनके बच्चों को रखने व पालने का प्रबंध होना चाहिए। जिस कारखाने में फैक्ट्री में महिला कर्मचारी हैं, महिला श्रमिक हैं, तो उनके बच्चों की छोटे बच्चों की देखभाल के लिए शिशु गृह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कार्य के दौरान वो अपने बच्चे को वहाँ सुरक्षित छोड़कर अपना कार्य कर सकें। ये तीनों बिंदु हुआ स्वच्छता के अंतर्गत। देखिए, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण। अब दूसरा प्रावधान में आते हैं कार्य के घंटे। कारखाना अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति प्रति सप्ताह 48 घंटा से अधिक कार्य नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति से सप्ताह में यानी 7 दिन के भीतर 48 घंटा से अधिक कार्य लिया जाना गैरकानूनी है। कोई महिला वर्कर सुबह 5 बजे से पहले तथा शाम 5 बजे के बाद कार्य पर नहीं आ सकती। किसी भी महिला श्रमिक को सुबह 5 बजे से पूर्व अथवा शाम 7 बजे के बाद उनसे कार्य नहीं लिया जा सकता। अर्थात महिला श्रमिक को रात्रिकालीन पाली में काम नहीं लिया जा सकता, काम पर नहीं लगाया जा सकता। तीसरा देखते हैं युवा पुरुष तथा महिलाओं का सेवायोजन। कारखाना अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम के किसी भी बालक को काम पर नहीं लगाया जा सकता। अर्थात कम से कम 14 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। 14 वर्ष से अधिक किंतु 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को तब तक काम पर नहीं लगाया जा सकता जब तक कि डॉक्टर द्वारा प्रमाणित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। 14 से 18 वर्ष के आयु के व्यक्ति को, बालक को काम पर तब तक नहीं लगाएंगे जब तक कि डॉक्टर का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होता, नहीं मिल जाता। कुछ खतरनाक व्यवसायों में बालकों और महिलाओं को काम पर लगाना मना है, निषिद्ध है। खतरनाक व्यवसाय उद्योग में बालकों को जो वयस्क नहीं हैं और महिलाओं को काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए। अगला बिंदु देखते हैं मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश। इसको सवैतनिक अवकाश भी बोलते हैं। मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश। कारखाना अधिनियम में मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश की सुविधा का भी वर्णन है। श्रमिकों को जो कारखाने में काम करते हैं, पूरे साल काम कर रहे हैं या 240 दिन से अधिक या कम काम कर रहे हैं, उनको सवैतनिक अवकाश या मजदूरी सहित अवकाश लेने की सुविधा प्रदान की गई है। प्रत्येक श्रमिक जिसने कारखाने में एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन की अवधि के लिए कार्य किया है तो वह अगले कैलेंडर वर्ष में मजदूरी सहित अवकाश पाने का अधिकारी होगा। कोई भी श्रमिक जो कारखाने में काम करता है और एक कैलेंडर वर्ष अर्थात 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच काम करता है, 240 दिन काम किया है, तो अगले कैलेंडर वर्ष में मजदूरी सहित अवकाश पाने का उसका अधिकार बन जाता है। यदि श्रमिक वयस्क है तो अवकाश की दर क्या होगी? प्रत्येक 20 दिन के कार्य करने पर 1 दिन निश्चित अवकाश उसको मिल जाता है। यदि श्रमिक वयस्क है और 20 दिन कार्य का पूरा करता है तो उसको 1 दिन का मजदूरी सहित अवकाश पाने का अधिकार होता है। इस अवकाश में साप्ताहिक विश्राम के दिन और कोई भी छुट्टी के दिन शामिल नहीं किया जाएगा। यदि श्रमिक बालक है
अर्थात 18 वर्ष से कम आयु का है, अल्पवयस्क है, तो प्रत्येक 5 दिन के कार्य करने पर एक दिन निश्चित है। अर्थात पिछले कैलेंडर वर्ष में यदि उसने 5 दिन काम किया है तो एक दिन उसको मजदूरी सहित अवकाश पाने का अधिकार रहेगा। यदि किसी श्रमिक को 240 दिन से पूर्व ही बर्खास्त कर दिया जाता है अथवा सेवा मुक्त कर दिया जाता है तो उनके लिए अनुपातिक अवकाश के लिए प्रावधान है। मान लो किसी श्रमिक को पिछले कैलेंडर वर्ष में 120 दिन ही कार्य किया है और उसको बर्खास्त कर दिया जाता है अथवा सेवा से मुक्त कर दिया जाता है, तो उसको अगले कैलेंडर वर्ष के लिए 10 दिन का मजदूरी सहित अवकाश पाने का अधिकार रहेगा, अर्थात अनुपातिक अवकाश पाने का अधिकार रहेगा। अगला प्रावधान है व्यावसायिक बीमारियां। व्यावसायिक बीमारियां ऐसी बीमारियां होती हैं जो कार्य के दौरान कार्य के वातावरण के कारण उत्पन्न होता है। जैसे कार्य करने वाले लोगों के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचती है और क्षति का कारण कार्य का वातावरण हो तो उसको व्यावसायिक बीमारियां कहेंगे। व्यावसायिक बीमारियां ऐसी प्रक्रिया अथवा कार्य से है जिसका विवरण कारखाना अधिनियम की अनुसूची में दिया गया है। यहाँ जब तक कि विशेष सावधानी न रखी जाए उसमें प्रवेश किए गए कच्चे माल अथवा मध्यवर्ती अथवा तैयार माल, उप उत्पादन जिसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, उसका कूड़ा करकट या बहिर्स्राव जो कार्य करने वाले लोगों के स्वास्थ्य को खास क्षति पहुंचाती है अथवा उससे संबंध रखती है अथवा जिसके परिणाम स्वरूप साधारण पर्यावरण प्रदूषित होता है, ये सब कारण हैं जिनसे व्यावसायिक बीमारियां उत्पन्न होती है। छठवां, प्रशासन। कारखाना अधिनियम 1948 का प्रशासन राज्य सरकारों के हाथ में सौंप दिया गया है। उन्हें यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे कारखाना में निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है, उनसे विवरण मांग सकती है। निरीक्षक जो है या राज्य सरकार जो है कारखाना के मालिक से विवरण मांग सकती है और इस बात का ध्यान रख सकती है कि निर्धारित रजिस्टर समुचित रूप में रखे जाएं। कारखाना में जो निर्धारित है रजिस्टर रखना उसे समुचित रूप से रखे जाएं। राज्य सरकारों को इस अधिनियम का सुचारू रूप से पालन करने के लिए अनेक प्रावधानों में नियम बनाने की शक्ति भी प्रदान की गई है। राज्य सरकार चाहे तो नियम बना सकता है। अधिनियम को लागू करना। अगला प्रावधान है अधिनियम को लागू करना। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है। राज्य सरकार चाहे तो कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों को कारखानों में लागू कराने के लिए आवश्यक योग्यताधारी व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है। जैसे इंस्पेक्टर या निरीक्षक, कारखाना निरीक्षक होता है, प्रमाणित करने वाले सर्जन या डॉक्टर। प्रत्येक अधिकारी की स्थिति व सीमाएं निर्धारित की जाती है। राज्य सरकार अपने द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या निरीक्षक, सर्जन, डॉक्टर आदि की स्थिति और सीमाएं निर्धारित कर सकती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले का न्यायाधीश अपने जिले का इंस्पेक्टर होता है। वो जो जिले का न्यायाधीश होता है वह अपने ज़िले का इंस्पेक्टर होता है। अपने ज़िले में स्थित किसी भी कारखाने में जाकर के इंस्पेक्शन का कार्य कर सकता है। अधिनियम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए इंस्पेक्टर के पास अधिकार होते हैं। जैसे फैक्ट्री में प्रवेश कर सकता है कोई भी इंस्पेक्टर, फैक्ट्री में कार्य के दौरान अथवा कार्य के पूर्व अथवा बाद में फैक्ट्री में कारखाने में प्रवेश कर सकता है। कार्यस्थल में जाकर के पूछताछ भी कर सकता है, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है आदि अनेक अधिकार होते हैं। प्रमाणित करने वाले सर्जनों अथवा डॉक्टरों के कई कर्तव्य होते हैं।
जैसे खतरनाक व्यवसायों, कार्यविधियों के साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों को निरीक्षण के लिए बुलाना, सामयिक निरीक्षण करना तथा सामान्य चिकित्सा देखभाल को अभ्यास में लाना। पूरे देश में फैक्ट्री अधिनियम को लागू करने के लिए कारखाना परामर्श सेवा और श्रमिक संस्थान समन्वय का कार्य करता है। ये मॉडल नियम बनाता है तथा फैक्ट्री के चीफ इंस्पेक्टर से सलाह लेकर अधिनियम के नियमों में आवश्यक संशोधन का सुझाव भी देता है। अगला प्रावधान है अपराधों के लिए दंड। यदि कारखाना अधिनियम 1948 या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी कानूनों के प्रावधानों या अधिनियम के अंतर्गत लिखित किसी आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उसे अपराध माना जाएगा। इसके लिए जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है, जो इस प्रकार है। पहला, 2 वर्ष की अवधि तक कारावास अथवा दूसरा 1 लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा उपर्युक्त सीमाओं के अधीन रहते हुए जुर्माना और कारावास साथ साथ दंड। यदि कारखाना अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो संबंधित दोषी व्यक्ति, कर्मचारी या स्वामी को 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास दिया जा सकता है अथवा 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी वसूला जा सकता है अथवा उपयुक्त दोनों दंड से भी दंडित किया जा सकता है। इस तरह से कारखाना अधिनियम के बारे में हम अध्ययन आज पूर्ण किए। धन्यवाद।